दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश ऑफिशियल के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। इस वक्त जंतर मंतर का जो प्रोटेस्ट था और जिसने इस देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया या उनकी पार्टी, उनकी सरकार को उनसे इस्तीफा लेना पड़ा, जब से ये सब हुआ है तब से एक अलग ढंग का माहौल बनाने की कोशिश भी सत्ता पक्ष की ओर से हो रही है, ताकि वो युवाओं की जीत को, युवाओं का एक जो उन्होंने काफी सेलिब्रेट किया था अपनी जीत को, तो उसको एक तरह से उसको एक छोटा बनाया जा सके या उसको मिनिमाइज किया जा सके, उसको उसको एक तरह से डाइवर्ट किया जा सके उस पूरे के पूरे विमर्श से। अब बहुत सारे लोगों के बारे में, कार्यकर्ताओं के बारे में, नए लड़के नए लड़कियों के बारे में तरह तरह की बातें सत्ता पक्ष के समर्थकों की तरफ से कही जा रही हैं और यहां तक कि लोगों से कहा जा रहा है कि माफी मांगो। एफआईआर भी हो रही है कुछ लोगों पर। तरह तरह के तो दमन के अलग अलग तरीके हैं। हम किसी के अपशब्द की बात को सही नहीं मानते, अपशब्द अपने आप में गलत है, लेकिन सवाल यह है कि अपशब्द केवल कुछ ही लोगों को टारगेट उसके लिए क्यों किया जा रहा है, एक बड़ा सवाल है। दूसरी बात दोस्तों, कि जो राजनीतिक दल हैं, हमारे देश के प्रमुख राजनीतिक दल, वो इस वक्त क्या कर रहे हैं, पार्लियामेंट में जो कुछ हो रहा है उसकी क्या स्थिति है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के बीच के जो रिश्ते हैं वो कैसे सत्ता पक्ष से टकराने में या उसको उसका वाजिब जवाब देने में वो कितने कारगर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। बहुत सारे मसले इस वक्त उठ रहे हैं। क्या करेगा अगला, ये जो जेनजी की जो पीढ़ी बताई जा रही है, जो युवा लोग हैं, ये आगे क्या करेंगे? क्या ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ जाएंगे, कोई नई पार्टी बनाएंगे, या सिविल सोसाइटी का हिस्सा ही बने रहेंगे? बहुत सारे सवालों पर आज हमने सोचा कि जाने माने वरिष्ठ पत्रकार और लेखक आशुतोष से क्यों ना बात की जाए। तो आशुतोष जी आज हमारे कार्यक्रम में मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल आशुतोष जी आपसे मेरा ये है कि ये जो जंतर मंतर प्रोटेस्ट के बाद जो एक राजनीतिक परिदृश्य अभी उभरा है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? कहां ये जाता दिख रहा है आपको? देखिए, इसके दो पहलू। पहला पहलू तो इस बात को लेकर ये कि जो राष्ट्रीय माफ करेगा, काकरू जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट वो क्या करेगा। मेरा देखिए स्पष्ट तौर पर यह मानना है कि दरअसल ये इसकी एक ऐतिहासिक भूमिका थी। इसने अपनी ऐतिहासिक भूमिका निभा दी। इसकी ऐतिहासिक भूमिका सिर्फ इतनी सी थी कि जो सोया हुआ देश था, जो डरा हुआ था, खामोश बैठा हुआ था, जो सन्नाटे में था, जिसको समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, कैसे करें, किस तरीके से करें, बड़े पावरफुल लोग हैं, कुछ करेंगे तो दिक्कत पैदा होगी, उस खौफ को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। अब इसके बाद जब एक बार खौफ खत्म हो जाता है, तब जनता को जागृत होना होता है और जनता को सड़क पर उतरना होता है। देखिए, महात्मा गांधी के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात लिखी है, जिसमें वो गांधी जी की लीडरशिप और उनकी पर्सनालिटी को डिस्कस करते हैं। बहुत लंबा चौड़ा उन्होंने डिस्कस किया उनको, और जहां उन्होंने अपने डिसएग्रीमेंट्स को भी बहुत कायदे से रखने की कोशिश की कि महात्मा गांधी से उनके क्या क्या डिसएग्रीमेंट्स थे। लेकिन एक चीज पर महात्मा गांधी के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कही, वो मुझे हमेशा याद रहती है कि देखिए, महात्मा गांधी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या था। नेहरू ये पूछते हैं और फिर नेहरू खुद ही जवाब देते हैं कि महात्मा गांधी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये था कि जो जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद का जो डर था, जो ब्रिटिश साम्राज्य का जो डर था, जो खौफ था, उसको महात्मा गांधी ने खत्म कर दिया। यानी महात्मा गांधी ने इस देश को अभय प्रदान किया। तो इस आंदोलन की जो भूमिका है वो कि इस देश को इस आंदोलन ने अभय प्रदान किया है। यानी डरने की जरूरत नहीं है। अगर हम सब एकजुट हैं, अगर हम सब ईमानदार हैं, तो हम किसी भी सरकार से लड़ सकते हैं, उस सरकार को झुका सकते हैं। ये इस आंदोलन की भूमिका है। अब अगर कोई ये सोचे कि इसके बाद की भूमिका भी इसी आंदोलन को निभाना पड़ेगा, तो मुझे लगता है थोड़ी इनके साथ नाइंसाफी होगी और फिर लोग नाउमीदी का शिकार भी होंगे। अब बेटन जो है वो विपक्षी दलों के हाथ में है। जो यहाँ की राजनीतिक पार्टियां हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो तमाम सिविल सोसाइटी है, उसको ये बेटन लेना होगा। उसको इस रेस को आगे बढ़ाना होगा। जो बच्चों की जिम्मेदारी तो उन्होंने पूरी कर दी। अब आप बच्चों से कितना बलिदान मांगेंगे? तो बच्चों से बलिदान, जितना काम था, भूमिका थी, निभा दी। अब बड़ों का काम है, बुजुर्गों का काम है, बुद्धिजीवियों का काम है, पत्रकारों का काम है, तमाम कर्मियों का काम है, वो उनके संदेश को आगे बढ़ाएं और इस देश की लोकतंत्र को जो समृद्ध करने की जो परंपरा रही है उसको मजबूती दें। तो अभी जो आप ये बता रहे हैं ये ठीक है कि कोई गांधी नहीं था इस आंदोलन में, क्योंकि वैसे भी ये आंदोलन युवाओं ने शुरू किया और युवाओं के शुरुआत बहुत सारे एक्टिविस्ट उसमें जुड़े, अलग अलग ढंग के, अलग अलग शेड्स के, अलग अलग विचारों के, और फिर
जैन जी पूरा जुट गया। तो एक बेसिकली ये जैन जी और अन्य जो युवा थे उनका एक कलेक्टिव इनिशिएटिव था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं ये अभी समझना चाहूंगा आपसे कि आपकी क्या राय है कि जो अभी पॉलिटिकल जो विपक्ष है, राजनीतिक जो विपक्ष अपने देश का है, जो पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर भी लगातार कोशिश कर रहा है कि वो किसी तरह से जो ऑटोक्रेटिक एक रिजीम है जिस पर इतने बड़े सवाल हैं पूरी दुनिया में, देश में हर जगह चर्चा इसकी है, उसको हम चुनौती दें। और दूसरी तरफ जो सत्ता पक्ष है वह भी बहुत ही चतुराई से, बहुत ही कुटिलता के साथ वह भी अपना खेल खेल रहा है। तो इन दोनों के कशमकश में आज की स्थिति आप कैसे देख रहे हैं और कौन अपने को कंसोलिडेट करता नजर आ रहा है आपकी नजर में? देखिए रुमलेश जी, मैं पहले आपको उस पर टिप्पणी करूंगा जो आपने गांधी शब्द पे किया। गांधी ये साक्षात रूप में नहीं थे, लेकिन साक्षात गांधी से ज्यादा ज्यादा इफेक्टिव, ज्यादा इंपैक्टफुल अमूर्त गांधी है। जिस विचारधारा ने यह तय कर लिया कि 30 जनवरी 1948 को गांधी की हत्या के बाद गांधी के विचारों का मान मर्दन कर देंगे, वो विचारधारा एक बार फिर नए सिरे से खड़ी हो गई और वो बच्चों के रूप में खड़ी हुई और गांधी वहां साक्षात मौजूद थे। और गांधी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जब जब जहरीली जो विचारधारा है, जब जब जहर उगला जाएगा, तब तक उसका सामना गांधी के और गांधी के आदर्शवाद से और उनकी अहिंसा से ही उसका सामना किया जा सकता है। आप इनसे लठ बजा के नहीं जीत सकते, ये स्पष्ट होना चाहिए। और यही ताकत थी इस आंदोलन की। सबसे बड़ी ताकत क्या है? ये तो बच्चे थे, नैतिक ही तो ताकत थी। सत्ता कहां जो है बेनकाब हुई। सत्ता का जो नैतिक लबादा जो ओढ़े हुए थे, जो स्वांग था, जो ढोंग था, वो खत्म हो गया। तो जब सत्ता का नैतिक लबादा जब उघड़ जाता है, तब सिर्फ सत्ता बचती है। और जब सत्ता बचती है तो सिर्फ उसका जो है इकबाल जो है वो भी खत्म हो जाता है। तो आज की तारीख में एक सरकार है और वो सरकार जिसमें नैतिकता का पूरी तरीके से हरास हो चुका है, वो पूरी तरीके से बच्चों के सामने एक तरीके से कहें तो नग्न हो चुकी है। ऐसे में जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको आगे बढ़ना पड़ेगा। और कम से कम इस पिछले हफ्ते में जो हमने देखा, विपक्षी पार्टियों ने लगातार सरकार को मैट पे रखा है। अभी भी अगर आप देखिए, जो निराशा मुझे किस बात को लेकर होती है कि कांग्रेस पार्टी तो आगे बढ़ रही है, समाजवादी पार्टी तो आगे बढ़ रही है, उनके नेता आगे बढ़ के उस लड़ाई को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी विपक्ष कहाँ है? कहाँ है बाकी के लोग? क्या अभी भी वही जोड़ घटाना कर रहे हैं? बच्चों ने तो सिखा दिया ना कि जोड़ घटाना से कुछ नहीं होता है। अगर आप जोड़ घटाना करेंगे तो सरकार से नहीं लड़ सकते हैं। तो अभी भी विपक्ष को पूरी तरीके से रीग्रुप होना है। और जो एक सेंट्रल सवाल है जो ये आंदोलन लगातार पूछ रहा है कि जब बच्चे भूख हड़ताल कर रहे थे तो उनके ऊपर लाठीचार्ज किसने करवाया? पैलेट गन का इस्तेमाल किसके आदेश पर हुआ? लाठियों में कीलें किसने ठुकवाई? और वो इलेक्ट्रिक शेल्स किसने फिकवाई? और वो कौन लोग थे जिन्होंने आदेश दिया कि इस देश की बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाए खुलेआम? वो कौन लोग हैं जो आज एक स्वांग रचने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन की बच्ची के परिवार वालों को सामने रखकर वो ड्रामा रचने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल ये जो आंदोलन तो एक तरीके से सामाजिक तत्वों के पास था? क्या दिल्ली पुलिस के पास, क्या इस देश के गृह मंत्री के पास इस बात का जवाब है कि जब वहां असामाजिक तत्व घुसे थे तो आप कहां थे? किस बिल में सो रहे थे? कुंभकर्ण की नींद में क्यों नहीं थे? आपने क्यों ऐसे लोगों को नहीं पहचाना? और 10 दिन हो गए, बल्कि एक हफ्ता हो गया इस आंदोलन खत्म हुए, क्यों नहीं अभी तक ऐसे लोगों की पहचान करके उनकी गिरफ्तारी की गई? कहां है? ये नैरेटिव गढ़ने का काम किया जा रहा है। मैं बड़ी तिक्तता के साथ इस बात को कह रहा हूं कि अभी भी इस देश का मीडिया सोया हुआ है, अभी भी उसको नींद नहीं टूटी है। वो पूरी तरीके से डिस्क्रेडिट हुआ इस आंदोलन में, पूरी तरीके से डिस्क्रेडिट हुआ है। और ये आंदोलन बिना इस मीडिया के खड़ा हुआ है, क्योंकि इसकी जो नैतिक आभा थी उतनी पावरफुल थी कि हर घर के अंदर एक काकरोच पैदा हो गया और उसने अपने माँ बाप को बदलने के लिए मजबूर कर दिया, इस देश की सरकार को बदलने के लिए मजबूर कर दिया, जो 12 साल से कहती रही थी कि हमारे इस्तीफे नहीं होते हैं। और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कोई मामूली बात नहीं है। वो कौन था धर्मेंद्र प्रधान? वो अमित शाह का दाहिना हाथ, उनका इस्तीफा हुआ है, इस्तीफा देने के लिए मजबूर हुए हैं। तो मुझे विपक्ष के एक तबके से अभी भी निराशा है। मीडिया से तो अब कोई उम्मीद करनी ही नहीं चाहिए। वहां तो ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो सिर्फ दुनिया में भारत का नाम एक तरीके से कलंकित करने का काम कर रहे हैं। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। धर्मेंद्र प्रधान
के इस्तीफे की कि ये कोई साधारण घटना नहीं है, क्योंकि सरकार तो बार-बार कहती थी कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते। लेकिन आपसे ये समझना मैं चाहता हूँ कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के रूप में जो इन युवाओं की जीत है, एक पॉलिटिकल विक्ट्री है, क्या आपको लग रहा है कि मौजूदा सरकार इस आंदोलन के समापन के बाद, क्योंकि जो डिक्लेयर किया इन लोगों ने कि अभी हम स्थगित किया, समापन कर रहे हैं इस आंदोलन का, भविष्य में देखा जाएगा अन्य मुद्दों पर। तो अभी जो सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, बीजेपी समर्थकों की तरफ से तमाम लड़कियों पर, लड़कों पर तरह-तरह के लांछन लगाए जा रहे हैं। किसी को कहा रहा है गालीबाज है, वो गाली देती है, उसको माफ़ी माँगो, एफआईआर किया जा रहा है और इंडिविजुअल लोगों द्वारा एफआईआर कराया जा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि ये इस्तीफे की जो युवाओं की जीत है, उसको एक मिनिमाइज़ करना या उसको इग्नोर करना, उससे ध्यान लोगों का हटाना, ये एक खेल ये हो रहा है या कोई इसके पीछे और भी कहानी है? देखिए उर्मिलेश जी, इस आंदोलन में दो बड़ा काम हुआ है। पहला बड़ा काम तो ये हुआ कि जो सरकार का खौफ था कि सरकार झुकती नहीं, वो खत्म हो गया। सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बारे में आप अगर देख लीजिए तो हर जिले में कहीं ना कहीं बच्चे खड़े हो जा रहे हैं, स्कूलों में खड़े हो जा रहे हैं, तमाम तरीके की खबरें इस वक्त आ रही है। दूसरा, जो जिस बात को लेकर सरकार ज्यादा हिल गई है कि उनके अपने जो भाजपा के सपोर्टर थे, वहां पे इनको दिक्कत पैदा हो गई। ये जो पूरा पूरा रचनाक्रम ये करने की कोशिश कर रहे हैं, ये उनको नहीं समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते थे या न्यूट्रल थे। ये उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो इनके अपने थे और वो अब इनसे दूर हो रहे हैं। उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, हमसे गलती नहीं हुई है, हम क्या करें, हमारे पास तो कोई चारा ही नहीं था, हम तो नहीं करना चाहते थे। देखिए हमारे पुलिस वालों का माथा टूट गया, उसकी कमर टूट गई है, उसका खून निकल रहा है, अब बच्चों ने मजबूर कर दिया। वो दरअसल इस वक्त अपने समर्थक वर्ग के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और मीडिया उस नैरेटिव को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हमारी मीडिया में इतनी बेशर्मी आ चुकी है, इनके अंदर का इंसान इतना मर चुका है कि अभी भी ये उसी नैरेटिव को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। डिबेट इस पे कर रहे हैं कि पुलिस से मेरी सहानुभूति हो सकती है, वो भी इस देश का नागरिक है, उसको चोट लगेगी तो हमें भी चोट लगेगी, लेकिन क्या आप एक नागरिक और पुलिस में फर्क नहीं कर सकते? पुलिस क्या है? पुलिस स्टेट है, पुलिस के पास लाठी है, पुलिस के पास लाठी मारने का अधिकार है, पुलिस के पास पैलेट गन चलाने का अधिकार है, पुलिस के पास AK-47 चलाने का अधिकार है, पुलिस के पास किसी को भी गिरफ्तार करके जेल में डालने का अधिकार है, पुलिस के पास ये अधिकार है कि वो लोगों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े, पुलिस के पास ये अधिकार है कि वो पानी की बौछार कर दे, पुलिस के पास ये अधिकार है कि आपको पकड़ के सीधे वो जेल में डाल दे। क्या नागरिकों के पास ये अधिकार है? आप बच्चों पे लाठी चार्ज करेंगे, पैलेट गन का इस्तेमाल करेंगे, उनकी आंखें जाने का खतरा पैदा हो जाएगा, उनका शरीर छलनी हो जाएगा और आप ये उम्मीद करते हैं कि बच्चे चुपचाप सहते रहे। मतलब हम नागरिक अधिकारों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम स्टेट के अधिकारों के बारे में बात कर रहे हैं। ये फर्क हमारा मीडिया भूल चुका है। मुझे सहानुभूति उन परिवारों के साथ, जो पुलिस के परिवारों के साथ जिनको चोट लगी, वो भी इस देश के नागरिक हैं। हिंसा कहीं नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरीके की हिंसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब हमें स्टेट के बारे में बात करना होगा तो स्टेट बाय नेचर इज रिप्रेसिव और स्टेट को वो अधिकार है जो किसी के पास नहीं है। वो किसी भी उमर खालिद को जेल में 6 साल तक के लिए बंद करने के लिए मजबूर कर सकता है। क्या कोई नागरिक कर सकता है? कोई नागरिक अगर किसी दूसरे नागरिक को अगर एक दिन के लिए भी बंद करेगा तो उसको जेल की हवा खानी पड़ेगी, उसको उसका जवाब देना पड़ेगा। पुलिस को जवाब नहीं देना पड़ता, वर्दी उनके पास है। जिस दिन ये वर्दी खत्म हो जाती है, वही पुलिस का जो जवान, वही पुलिस का ऑफिसर असहाय हो जाता है। तो हम अगर इस फर्क को नहीं समझना चाहते हैं, हम अगर इस फर्क को, इस सरकार के नैरेटिव को बढ़ाना चाहते हैं, देखिए सरकार मनमोहन सिंह की सरकार हो चाहे सरकार मोदी जी की सरकार हो, स्टेट बाय नेचर इज रिप्रेसिव। जब भी आंदोलन होगा लाठी चलेगी, वहां चलती है लाठी। मैंने भी लाठियां खाई हैं और उम्मीद है कि आपने भी लाठियां खाई होंगी। जेपी के आंदोलन में क्या लाठियां नहीं चली थी? लेकिन जिस बड़े पैमाने पर जेपी के आंदोलन में हिंसा हुई थी, जिस तरीके से बसों को फूका गया था, जिस तरीके से प्राइवेट प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाया गया था, वो तो जेपी के रहते हुआ था। लोग भूल गए कौन लोग कर रहे थे उस हिंसा, कौन लोग कर रहे थे? वही आरएसएस के लोग थे, उसमें थे या नहीं थे? मैं तो आपसे सवाल पूछ, समाजवादी लोग भी थे उसमें मौजूद थे। क्या जेपी के आंदोलन में हिंसा नहीं हुई थी? आगजनी नहीं हुई थी? ये आगजनी तो गुजरात में भी हुई थी, ये आगजनी तो बिहार में भी हुई थी। अब आप बच्चों पे एक दो इंसिडेंट उठा के एक तस्वीर पेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक हारी हुई, बौखलाई हुई सरकार से आप क्या उम्मीद करेंगे? एक बौखलाए हुए प्रधानमंत्री से आप क्या उम्मीद करेंगे? यही उम्मीद करेंगे कि वो नैरेटिव बदलने की कोशिश करें।
अच्छा किया कि प्रधानमंत्री जी ने कम से कम एक वीडियो बना के बच्चों से कहा कि नहीं नहीं बच्चों के खिलाफ कोई कार्रवाई, बहुत अच्छा किया। मैं इसको अप्रिशिएट कर, पर्सनल लेवल पर अगर आप कहेंगे, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जेस्चर को मैं अच्छा मानता हूँ। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, ये तो हमारे यहाँ कहा गया है, रहीमदास कह चुके हैं। लेकिन हमें तो याद नहीं है, हम बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स, बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर्स को हमने भी देखा है, आपने भी देखा है, और न जाने कितने प्राइम मिनिस्टर, कितने चीफ मिनिस्टर्स के खिलाफ अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जगहों पे नारे लगे हैं और उनमें अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया गया है। मुझे आज भी याद है, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, चंद्रभान गुप्ता के खिलाफ माय गॉड क्या क्या आई मीन कहा जाता था उन दिनों। मैं इस पर्दे पर नहीं कह पाऊंगा अपने छोटे से, लेकिन इंदिरा गांधी के खिलाफ क्या क्या कहा जाता था, आरएसएस और बीजेपी के लोग ही क्या क्या कहते थे। लेकिन उस सीखना, ये लहजा किसी प्राइम मिनिस्टर, किसी चीफ मिनिस्टर का मैंने आज तक नहीं देखा कि आप कह रहे हैं माफ कर दिया मैंने। अरे भाई, आप माफ क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आपके लोग क्या कर रहे हैं समाज में? केवल क्या, मान लीजिए कोई गाली दे रहा है, हम उसको डिफेंड नहीं कर रहे हैं, गलत बात है, लेकिन अब शब्दों के सबसे ज्यादा जखीरे किसके पास हैं इस वक्त देश में, आप बताइए हमें। देखिए उर्मिलेश जी, मैंने तो ये कहा कि प्रधानमंत्री जी ने जेस्चर दिखाया तो मैं उसके लिए मैं तारीफ करता हूं उनकी, लेकिन आपने उसका जिस तरीके से वर्णन किया वो भी उसकी एक सच्चाई है। क्या नरेंद्र मोदी जी ने आज तक कभी किसी से माफी मांगी है? आज तक गुजरात दंगों के लेके कभी उन्होंने एक शब्द बोला है रिग्रेट का? जब पूछा गया तो उनका हाँ एक ही गलती थी मेरी, एक ही पछतावा है कि मीडिया को मैनेज नहीं कर पाया। एक मुख्यमंत्री को ये कहना चाहिए था, हाँ एक मुख्यमंत्री के तौर पर मैं फेल हुआ, मैं नहीं मैनेज कर पाया, और अगर मैं मैनेज करता इतने लोगों की जान नहीं जाती। जब किसानों का जब हुआ पूरा, करीब 1.25 साल तक वो बैठे रहे बेचारे, और जीवट तक, मतलब इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा वो आंदोलन, तब आपने क्यों कह के वापस लिया था कि मैं कन्विंस नहीं कर पाया अपने किसान भाइयों को। एक बार भी तो कहते कि जो लाठीचार्ज हुआ, 700 लोग जो किसान मरे, उनके प्रति मेरी सहानुभूति है। सरकार की मजबूरियां होती है, मैं समझता हूं इस बात को, और आप वही कह रहे हैं माफ कर देना। ये जो एरोगेंस है ना, ये जो अहंकार है, यही अहंकार ये आरएसएस के लोगों की सबसे बड़ी पूंजी है। यही अहंकार आरएसएस को आज अंदर अंदर घुन की तरीके से खा रही है, और ये दर्शाता है कि दरअसल आरएसएस और उससे उपजे और जन्मे लोग हिंदू धर्म को नहीं समझते, हिंदू धर्म की जो मूल आत्मा है उसको नहीं समझते। रहीमदास जी तो कब का लिखा, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। हम नहीं कहते कि छोटे उत्पात करें, हम नहीं चाहते कि कोई भी आदमी इस देश के अंदर खुलेआम इस देश के प्रधानमंत्री को गाली दे। मैं कभी मैं इसको अप्रूव नहीं करूंगा, मैं कभी अप्रूव नहीं करता। लेकिन हम सब जानते हैं कि अपनी जिंदगी में दिन में कितनी बार कितने अपने दोस्तों को गालियां देते, और वो सब उसी अंदाज में गालियां देते हैं। बनारस के तो आप भी हैं, बनारस का तो मैं भी हूँ, मेरी भी पैदाइश वहां की है। बहुत हुआ सम्मान, क्या क्या नहीं कहा जाता वहां पे। जब गांव में जब नई नई बहू आती है तो उसके ससुराल के लोग उस बहू को गाली नहीं देते। जब बारात उठने लगती है तो क्या नहीं होता। तो हमारी संस्कृति एक बहुत विराट संस्कृति है। इसको समझने के लिए चरित्र की उदात्तता के साथ साथ मन की विराटता भी चाहिए। छोटे मन से आप नहीं समझ सकते। इसलिए मैंने कहा ये हिंदू धर्म को समझते ही नहीं, हिंदू धर्म को जानते ही नहीं है। अहिंसा परमो धर्म, सत्य में जयते, क्षमा बड़न को चाहिए, ये हमारी 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 संस्कृति का हिस्सा है। अहंकार कहाँ है? कहीं नहीं। बड़े बड़े ऋषियों मुनियों को अगर आप पढ़िए, कहीं अहंकार, और जिनके मन में अहंकार और क्रोध दिखाई पड़ा उनका कोई बहुत सम्मान नहीं होता। तो मैं तो यही कहता हूं कि अगर आप वाकई में हिंदू परंपरा के वाहक हैं और अपने आप को मानते हैं, तो पहला सबक जो आरएसएस को अपने स्वयंसेवकों को सिखाना चाहिए कि अहंकार छोड़िए, विनम्रता लेके आइए, अपने चरित्र में उदात्तता लेकर आइए, उदारता लेकर आइए। अगर गलती हुई है तो माफी मांगना सीखिए। अभी मैंने 15 साल की या 16 साल की एक लड़की को देखा, जो कि एक वीडियो उसका था, उसकी उम्र 15 या 17 बताई गई है, और वो माफी मांग रही है। और आई मीन उसके परिवार ने, जाहिर है, उसको प्रेशर डाला होगा, और उसके परिवार पर किसी और ने प्रेशर डाला होगा, और ऊपर से और जो भाषण आ रहे हैं, अलग अलग रीलें बन रही हैं, उसका भी प्रेशर है। तो ऐसा लगता है कि कोई राजा जैसे कह रहा हो कि माफी हमने किया, हमने तुम्हें माफ किया। आई मीन इंदिरा गांधी के खिलाफ मुझे अच्छी तरह याद है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जबरदस्त
प्रोटेस्ट मार्च हुआ था और लोग उनकी कार के ऊपर चढ़ गए थे उन सामने वाले हिस्से में, और बहुत सारी बातें कही गई थी, बहुत सारे नारे लगाए गए थे, लेकिन मिसेज इंदिरा गांधी ने किसी भी उस समय प्रोटेस्ट में शामिल छात्र के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की बात ही नहीं की और पुलिस ने कुछ भी नहीं किया और अंत में सारे के सारे लोग किसी मुकदमे के बगैर फारिग हो गए, बिल्कुल मुक्त हो गए। तो ये वो दौर भी हमने देखा जब इंदिरा गांधी की इमरजेंसी को लेकर कितना पूरे विरोध था इस देश में। तो इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि आखिर इन 15-16 साल की लड़कियों से माफी मंगवाने का क्या औचित्य है? नहीं नहीं, मैंने कहा ना अहंकार, सिर्फ अहंकार, उसके अलावा कुछ नहीं। जब आपको लगता है कि है मैं, ये जो मैं है ना, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अरे बच्चे हैं भाई, ठीक है, गाली निकल गई तो आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको माफ करना आपका वो भी है। आप उनको जेल में डालेंगे। अगर उनको जेल में डालेंगे तो वो जो भारतीय जनता पार्टी के इतने नेता जो टीवी चैनल पर आके सुबह से शाम तक गाली बकते हैं, उनके बारे में क्या कहना है आपका? मतलब ये सबक हमें उनसे नहीं लेना है। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, ऐसे ऐसे प्रवक्ता है जिन्होंने लाइव टेलीविजन में आके कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को मां की गाली दी, उनकी मां को एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जो कोई सभ्य व्यक्ति कर ही नहीं सकता। संसद के पटल पर इनके जो नेता हैं वो खुलेआम एक साथी सांसद को किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। वो बेंगलोर के एक नेता हैं जो भी संसद के अंदर बोल रहे थे, उन्होंने मिडिल ईस्ट की महिलाओं के बारे में क्या क्या लिखा था, जिस पर इस देश को शर्मिंदा होना पड़ा था। डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप हमारी खराब हो गई थी। हमें इनसे सबक सीखना है। ये सड़क पर इनके लोग, बजरंग दल के लोग जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं, इनसे हमें सबक सीखना है। गाली क्या होती है? संस्कार इन्होंने दिया है। एक संस्कारहीन हीनता की पराकाष्ठा पर ये लोग रहते हैं। भारत की राजनीति के विमर्श को 2014 के बाद से जिस तरीके से गालियों से भर दिया है, ये किसकी देन है? किसने सोनिया गांधी को जर्सी काऊ कहा? किसने राहुल गांधी को हाइब्रिड बच्चा कहा? किसने शशि थरूर की पत्नी को 40 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा? ये संस्कार युक्त भाषा है। तो लेकिन चूंकि ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और फिर अपने आप को बड़ा बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए मैंने तो माफ कर दिया, ये नहीं चलता। अभी बीजेपी के एक नेता को मैंने सुना कि वो राहुल गांधी को बता रहे हैं कि कैसे शालीन होना चाहिए आपको, और वो सज्जन स्वयं ही गोली मारो आगे बोल चुके हैं। वो गोली मारने का आह्वान कर चुके हैं इसी दिल्ली में। कोई दूर की बात नहीं है। तो ये हाल है। लेकिन आप गोली मारने की बात कर रहे हैं। इस देश के गृह मंत्री ने तो ये भी कहा था, इतना कसके बटन दबाओ कि करंट शाहीन बाग को लगे। देश के गृह मंत्री, करंट लगने से आदमी की जान भी जा सकती है। ये मुहावरा किसने गढ़ा है? अभी आप टिप्पणी कर रहे थे कि जो ये प्रोटेस्ट हुआ और इसमें जो बच्चों की युवाओं की जीत हुई, इसके बाद जो फॉलोअप होना चाहिए या जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें कांग्रेस आपको दिखाई दे रही है, सपा दिखाई दे रही है एक्टिव, लेकिन और लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं। आपका ये कहना है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में आम आदमी पार्टी काफी स्ट्रांग एक बेस रखने वाली पार्टी है और वो इस तरह के मध्यवर्गीय युवाओं में उनकी अच्छी पकड़ भी है। बताया जाता है कि कांग्रेस जनता पार्टी के काफी नेता उनके समर्थक भी हैं या पूर्व समर्थक रह चुके हैं। इस पूरे दौर में, खासकर प्रोटेस्ट के बाद के दौर में, अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की भूमिका को लेकर आप कैसे सोचते हैं? क्योंकि आप इन लोगों को बहुत जानते हैं, तो मैं आपसे समझना चाहता हूं अपने दर्शकों श्रोताओं के लिए, क्यों इतने खामोश अभी अचानक हो गए हैं वो, या कोई कोऑर्डिनेशन विपक्ष के साथ बिल्कुल उनका नहीं दिख रहा है? देखिए, अब मैं अगर कोई टिप्पणी करता हूं तो लोगों को लगेगा कि मैं आम आदमी पार्टी में था, छोड़ के आया, इस लोग इनके बारे में मैं ऐसा नहीं समझता। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं समझता। हकीकत ये है कि इस पार्टी में इनके नेतृत्व में सोच ही नहीं है, विचारधाराहीन पार्टी है। आपने देखा कि जब आंदोलन अपने पीक पर था तब उस आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की गई। जब राहुल गांधी जाके धरने पर बैठे तो इन्होंने क्या कहा कि ये तो भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी के इशारे पर राहुल गांधी वहां गए। आप सोचिए, एक इतना इमेच्योर स्टेटमेंट कौन दे सकता? और न केवल एक आदमी ने दिया,
बल्कि अरविंद केजरीवाल ने हर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी बैठी हुई थी उनसे कहलवाया, उनसे वीडियो बनवाया। आप सोचिए, क्या कोई आदमी अपने ही आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश करेगा सिर्फ इसलिए क्योंकि पंजाब में चुनाव लड़ना और वहां कांग्रेस पार्टी आपकी प्रमुख विपक्षी पार्टी है? तो इनसे उम्मीद मत करिए। ये मैंने एक सपना देखा था और वो सपना इन्हीं लोगों के साथ देखा था। उस सपने की अर्थी में बहुत पहले जला चुका हूं। अब मुझे कोई उम्मीद इनसे दिखाई नहीं पड़ती है। इनमें और दूसरी राजनीतिक पार्टियों में मुझे कोई फर्क दिखाई नहीं पड़ता है। इसलिए केजरीवाल क्या करते क्या नहीं करते इमटेरियल है। अब उसका कोई मतलब ही नहीं बचा है। इसलिए नहीं बचा है क्योंकि आपको आंदोलन को मजबूत करने के लिए जो कुछ करना चाहिए था आपने किया नहीं। आप उस आंदोलन को तब कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे जब आंदोलन अपने पीक पर चल रहा था, जब इस देश की सरकार डिफेंसिव हो गई थी। मैं यहाँ राहुल गांधी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक चीज तो मानना पड़ेगा ना कि राहुल गांधी ने कम से कम वो पहले नेता थे जिन्होंने नीट के सवाल को खड़ा किया था, पेपर लीक के सवाल को खड़ा किया था, छात्रों से एंगेज करने की कोशिश की थी। एनएसवाई के कार्यकर्ताओं ने सब जगह जा जाके प्रदर्शन करने की कोशिश की थी, उनके ऊपर टीयर गैसेस चले थे और पानी की बौछार हुई थी। ये तो सच्चाई है ना, इसको आप कैसे मना कर सकते हैं? कोटा में जाके उन्होंने किया, देहरादून में जाके उन्होंने करने की कोशिश की। पत्रकारों के सवालों के जवाब देते। देश के गृहमंत्री तो गायब है, एक हफ्ते से कहाँ है किसी को नहीं मालूम। और पत्रकार क्या सवाल पूछ रहे हैं, जी आपका न्यू लुक बहुत अच्छा है। आप सोचिए इस देश की पत्रकारिता कहाँ चली गई है, कहाँ है इस देश की पत्रकारिता? जिस गृहमंत्री से सवाल पूछना चाहिए था कि आप इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे छात्रों में बर्बरतापुर और लाठीचार्ज करने के लिए, क्या आप उसकी जिम्मेदारी लेते हैं नहीं देते हैं? जो गृहमंत्री संसद में आकर चलते हुए संसद में स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार नहीं है, स्टेटमेंट देने के लिए तैयार नहीं, इतना बड़ा आंदोलन हो गया, छात्रों में इतनी बर्बरतापुर लाठीचार्ज हुआ, आप उससे पूछ रहे आपका न्यू लुक बहुत अच्छा है। तो मैं जो कहना चाहता हूं ये कि आप उम्मीद मत रखिए कि ये जो आम आदमी पार्टी है ये कोई पॉजिटिव का, इनके एक दो नेता कुछ कर ले तो बात अलग है, वो अपने स्तर पे कुछ करते रहते हैं, वो तरीके का प्रश्न है, लेकिन इनसे मुझे कोई उम्मीद नहीं है। और अब तो मैं पूरी तरीके से इस पर कन्विंस्ड हूं कि इनके बस का भी नहीं है, ये भी मैं जानता हूं। क्योंकि जब आपको सत्ता का मोह जब व्यापित हो जाता है, और खासकर को उनको जो अपने आप को पहले आदर्शवादी बताते थे, तो उनसे बचकर रहना चाहिए। अभी का जो सिनेरियो है खासकर हिंदी हार्टलैंड का, आपको क्या लगता है कि ये जो युवाओं का एक फिर से जो एक सांगठनिक आकार उभरा है, क्या एक कोई नई पार्टी इमर्ज कर सकती है, आ सकती है, या आपको लगता है कि कांग्रेस जिसका जनाधार हिंदी हार्टलैंड में खोया हुआ था, क्या वो उसमें एक वो नया आकार ले सकती है, कंसोलिडेट कर सकती है अपनी पोजीशन? क्या आपको सूरत हाल क्या दिख रहा है? बीजेपी को हिंदी हार्टलैंड में कौन चुनौती देगा? और हिंदी हार्टलैंड कहने का मतलब यूपी केवल नहीं है मेरा। देखिए उर्मिलेश जी, पहली बात तो ये कि मैंने एक आंदोलन को मरते हुए देखा, तो मैं अब तो यही उम्मीद करता हूं कि आंदोलन को राजनीतिक पार्टी में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप एक राजनीतिक पार्टी में कन्वर्ट होते हैं तैसे ही आप तमाम न्यस्त स्वार्थ उसमें हावी हो जाते हैं, आपकी आदर्शवादिता गायब हो जाती है और आप भी उसी तरीके का कॉम्प्रोमाइजेस करने लगते हैं। एक सिविल सोसाइटी की जो भूमिका है वो भूमिका इतनी सी है कि आप लगातार पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर दबाव बनाए रखें। तो इस आंदोलन का जो सबसे बड़ा काम था कि उसने सिविल सोसाइटी को एक बार फिर से जिंदा कर दिया, छात्रों के आंदोलन को जिंदा किया है, और ये बता दिया है कि आप जीत सकते हैं अगर आपके अंदर अगर आप कर्मठ है, ईमानदार है, इंटीग्रिटी है, अगर ऑनेस्टी है, और आप मोरालिटी आपके अंदर है। अब राजनीतिक पार्टियों को यहां से इस बेटन को आगे लेके चलना है। इससे बीजेपी को जबरदस्त तरीके से नुकसान हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनका बेस खिसका, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अब अगर उत्तर प्रदेश और नॉर्थ इंडिया की बात है तो उसमें कांग्रेस पार्टी को जमीन पर उतर के काम करना पड़ेगा, समाजवादी पार्टी को जमीन पर उतर के काम करना पड़ेगा, और लोगों को मोबिलाइज करना पड़ेगा, लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा कि बीजेपी को का जो नकाब है उसको लोगों के सामने स्पष्ट करना पड़ेगा। अगर वो कर पाएंगे तो मुझे तो उम्मीद है कि नॉर्थ इंडिया के अंदर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त विरोध खड़ा हो सकता है। लेकिन जो सिविल सोसाइटी की बात आप कर रहे हैं, खासकर जो इस आंदोलन से एसोसिएट करके, तो उस सिविल सोसाइटी का और कांग्रेस के बीच में एक संवादहीनता ही नहीं है,
बल्कि एक दूसरे को लेकर एक अजनबीपन भी है, एक कॉन्ट्रडिक्शन भी साफ साफ दिख रहा है। ऐसे में आप कैसे क्या देखते हैं, दिशा क्या दिशा हो सकती है जब देखिए मेन पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस है? उर्मिलेश जी, हर पॉलिटिकल हर देश में, हर डेमोक्रेटिक सिस्टम में पॉलिटिकल पार्टी और सिविल सोसाइटी के बीच में कॉन्ट्रडिक्शन होना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी बाय नेचर जो है, इसका जो मेन इम्पल्स होता है वो पावर होता है, और सिविल सोसाइटी का मेन इम्पल्स पावर नहीं होता। सिविल सोसाइटी का मेन इम्पल्स होता है मोरालिटी। तो सत्ता का, पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट का काम है सत्ता पाना, सिविल सोसाइटी का काम सत्ता पाना नहीं। तो सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के बीच में अगर कॉन्ट्रडिक्शन है, और अगर सिविल सोसाइटी विपक्ष को पर प्रेशर बना के रखती है, तो अच्छी बात होगी। कांग्रेस को कॉम्प्लेसेंट होने की जरूरत नहीं है, समाजवादी पार्टी को कॉम्प्लेसेंट होने की जरूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी को ये जो ज्वालामुखी फटा है, इसको और मजबूत करने की जरूरत है। ये जो सैलाब उभरा है, इसको एक दिशा देने की जरूरत है। अगर वो कर पाएंगे तो ठीक है, अगर नहीं करते तो सिविल सोसाइटी को इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनका भी उत्तरदायित्व एस्टैब्लिश करना चाहिए। जी, आशुतोष जी, आपने हमारे चैनल के लिए समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और हम आशा करेंगे कि हम आगे भी बात करते रहें। तो दोस्तों, इन शब्दों के साथ आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत धैर्यपूर्वक सुना, और हम भविष्य में भी इस तरह की बातचीत जरूर करते रहेंगे अलग अलग मेहमानों से। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। थैंक यू सर।